बेटा, अगर किसी को कोई मतलब वो रिकॉर्डिंग देख सकता है। आए मैन्युफैक्चरिंग पे। अब बेटा मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बात करते हैं बेटा कुछ टाइप ऑफ बिजनेसेस की। सर सर जब मैं बिजनेसेस की बात करता हूं ना बेटा, तो गुड्स से रिलेटेड बेटा दो तरह के बिजनेसेस हैं। सर्विसेज की बात नहीं कर रहा बेटा, या तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है या ट्रेडिंग बिजनेस है बेटा। सुनिएगा, या तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है या ट्रेडिंग बिजनेस है बेटा। अच्छा सर, सर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या है और ट्रेडिंग बिजनेस क्या है? सुनिएगा, बिजनेस which manufactures as well as sells the finished product। बेटा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कौन सा बिजनेस है? वो बिजनेस है जो बेटा प्रोडक्ट बना भी रहा है और सेल भी कर रहा है। देखना, which manufactures as well as sells the product। सर जो प्रोडक्ट बना रहा है और जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है वो दोनों किस कंसर्न में आएंगे बेटा? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के कंसर्न में आएंगे। अच्छा सर, सर ट्रेडिंग बिजनेस क्या है? ट्रेडिंग बिजनेस भी पढ़ते हैं बेटा। बिजनेस which purchases the finished product and sells it to the final consumer without any value addition। सर ये कौन सा बिजनेस है? सर ये वो बिजनेस है जो पहले खुद परचेज करता है, फिनिश प्रोडक्ट बनाता नहीं है बेटा, और फिर सेल करता है विदाउट एनी वैल्यू एडिशन। अब बेटा ट्रेडिंग बिजनेस तो आप हमेशा से पढ़ते हुए आए हो। आप जो भी जब भी कोई सोल ट्रेडर का सवाल करते थे बेटा, जब भी आप कोई सोल ट्रेडर का सवाल करते थे तो आप ट्रेडिंग की अकाउंटिंग करते थे बेटा। और ट्रेडिंग की अकाउंटिंग कैसे करते थे? सुनना, आप इनकम स्टेटमेंट बनाते थे बेटा और एसओएफपी बनाते थे। आप क्या करते थे बेटा? इनकम स्टेटमेंट बनाते थे और आप एसओएफपी बनाते थे बेटा। ऐसा ही है दोस्त। सर अब जब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात करूंगा बेटा, तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पता है क्या करेगा बेटा? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस सबसे पहले बनाएगा बेटा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। सर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्यों बनाएगा? सुनना, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इसलिए बना रहा है टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। सर हम अपनी फैक्ट्री में गुड्स बना रहे हैं ना, तो हमें वो गुड कितने का पड़ा बेटा वो हमें निकालना है। वो हम निकालेंगे किधर से बेटा? वो हम निकालेंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से। सर ट्रेडिंग बिजनेस में तो जरूरत ही नहीं है। एक सेकंड बेटा। तो अब बेटा सुनना, सर जो जो ट्रेडिंग बिजनेस कर जो ट्रेड वाला बिजनेस कर रहा है ना बेटा, जब वो परचेजेस करेगा उसको ऑटोमेटिकली पता होगा यार उसने किस प्राइस पे खरीदा है, और उसको ये भी पता है सर उसको कितनी प्राइस पे बेचना है। उसको कॉस्ट भी पता है क्योंकि वो खरीद रहा है, और उसको ये भी पता है यार मुझे कितना प्रॉफिट रख के बेचना है। लेकिन जब मैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात करूंगा बेटा, तो यहाँ तो हम परचेज ही नहीं कर रहे, यहाँ तो हम बना रहे हैं बेटा। तो जब तक मैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं बनाऊंगा मुझे ये नहीं पता चलेगा यार कि मेरी बनाने की कॉस्ट कितनी है। तो मैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाऊंगा क्यों बेटा? पर्पस क्या है सर? सर जो गुड्स आपने बनाए ये चेक तो करो कि आपको उनकी क्या वैल्यू पड़ रही है बेटा। दूसरी चीज सर, फिर नॉर्मल मैं क्या बनाऊंगा सर?
जिस तरह मैं यहाँ ट्रेडर में इनकम स्टेटमेंट बनाता हूँ, मैं इनकम स्टेटमेंट बनाऊंगा ऑब्वियसली प्रॉफिट निकालने के लिए, और मैं बनाऊंगा बेटा फाइनली एसओएफपी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो जब मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात करता हूँ बेटा, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की जब मैं बात कर रहा हूँ बेटा, तो मैन्युफैक्चरिंग में 3 अकाउंट्स हमें बनाने होंगे बेटा। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाऊंगा किस लिए, ताकि वैल्यू ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर निकाल सकूं। इनकम स्टेटमेंट तो हम बनाएंगे बेटा चेक करने के लिए कि हमारा बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं, और एसओएफपी हम अपने बिजनेस की वैल्यू निकालने के लिए बनाते हैं। क्या दोनों में डिफरेंस सबको क्लियर है बेटा? मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग बिजनेस में टाइप्स ऑफ कॉस्ट पे आए बेटा। पहली कॉस्ट है बेटा फिक्स कॉस्ट, इसको मैं ओवरहेड्स भी बोलता हूँ, इसको मैं इनडायरेक्ट कॉस्ट भी बोलता हूँ बेटा। 3 नाम है इसके, ये आप लोगों ने बिजनेस स्टडीज में पढ़ी होगी बेटा। हम आओ दोबारा पढ़ते हैं। इट इज अ कॉस्ट which does not varies with the number of units produced or sold। सर ये वो कॉस्ट है जो वैरी नहीं होगी। सर वैरी का मतलब क्या है बेटा? which does not varies। सर वैरीज का मतलब क्या है सर? चेंज। which does not changes बेटा। ये वो कॉस्ट है जो चेंज नहीं होगी बेटा यूनिट्स प्रोड्यूस या सोल्ड से। सर क्या मतलब बेटा? अब आप देखो, अब सुनना बेटा। सेंटर बंद हो गए, सब ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, बच्चे तो आ नहीं रहे बेटा। क्या मैं अपने ये जगह रेंट पे बेटा सेंटर की, क्या मैं अपने ओनर को बोलूंगा क्या कि भाई बच्चे नहीं आ रहे, मैं रेंट नहीं दे रहा? क्या ऐसा होगा बेटा? नहीं सर, वो बोलेगा भाई आपके पास जगह है, चाहे बच्चे आए ना आए आपको रेंट देना है। इसी तरह एक कंपनी की बात करता हूं बेटा, एक फैक्ट्री है बेटा, वो भी नई नई खुली है, 3-4 महीने तक उसकी कोई प्रोडक्शन ही नहीं होगी, क्योंकि वो पहले फैक्ट्री को बनाएगा बेटा, गुड्स तो बन ही नहीं रहे। क्या वो फैक्ट्री ओनर को ये बोलेगा भाई मैं तो अभी जो है ना फैक्ट्री बना रहा हूं, मैं तुम्हें रेंट नहीं दूंगा जब तक मैं यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं कर लेता? वो एक चमाट लगाएगा बेटा मुझे। वो क्या बोलेगा, भाई तुम फैक्ट्री में यूनिट्स बनाओ या तुम कुश्ती खेलो, मुझे हर महीने मेरा रेंट चाहिए। यानी ये ऐसी कॉस्ट है बेटा, सुनना, ये ऐसी कॉस्ट है, चाहे मैं यूनिट्स बनाऊं ना बनाऊं, आई हैव टू बेयर दिस कॉस्ट, आई हैव टू बेयर दिस कॉस्ट बेटा। मैं चाहे 1 यूनिट बनाऊं, सुनना, मेरी जगह का रेंट है बेटा लाख, चाहे मैं 0 यूनिट बनाऊं तब भी मुझे कॉस्ट बेयर करनी है लाख बेटा, चाहे मैं 10 यूनिट बनाऊं तब भी मैं रेंट 10 लाख रुपए ही दूंगा, चाहे मैं 10,000 यूनिट बनाऊं मुझे रेंट लाख रुपए ही देना है बेटा। मेरे यूनिट्स के इंक्रीज या डिक्रीज करने से मेरी फिक्स कॉस्ट पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। ये वो कॉस्ट है जो मुझे हर हाल में देनी है, चाहे मैं गुड्स बना रहा हूं या बेच रहा हूं। तो आओ बेटा, यानी सर सुनिएगा, एक की बनाते हैं बेटा, एक की बनाते हैं। सर यूनिट्स बढ़ेंगे तब भी फिक्स कॉस्ट क्या होगी बेटा? सेम होगी। सर यूनिट्स कम होंगे तब भी फिक्स कॉस्ट क्या होगी बेटा? सेम होगी। कांस्टेंट। इवन सर यूनिट 0 होंगे तब भी फिक्स कॉस्ट क्या होगी बेटा? सेम होगी। चाहे मैं यूनिट्स बनाऊं या ना बनाऊं बेटा, मेरी फिक्स कॉस्ट क्या होगी दोस्त? सेम होगी। सुनना बेटा, एग्जांपल क्या सर होगी? एक सवाल है सर रेंट, एक सेकंड बेटा, सर एग्जांपल क्या होगी बेटा? रेंट हो सकता है बेटा, ठीक है, उसके अलावा बेटा इंश्योरेंस हो सकता है बेटा। ये सारी चीजें क्या होंगी बेटा? मेरी फिक्स कॉस्ट होंगी। इनडायरेक्ट कॉस्ट की एक बेहतरीन एग्जांपल, मैंने ना बेटा फैक्ट्री खोली है, मेरी फैक्ट्री के बाहर जो है ना वो गार्ड है बेटा, क्या ये मेरी फिक्स कॉस्ट है या वेरिएबल कॉस्ट है? ये बताओ, जो उसको पैसे दे रहा हूँ क्या फिक्स कॉस्ट है या वेरिएबल कॉस्ट है? सर फिक्स कॉस्ट है। मैं अगर बेटा सुनना, मैं अगर कल को बेटा उस गार्ड को निकाल दूं ना, क्या मेरी फैक्ट्री में प्रोडक्शन होना बंद हो जाएगी? नहीं सर, हर हाल में चाहे मैं यूनिट्स बनाऊं या ना बनाऊं, मुझे ये फिक्स कॉस्ट, मुझे ये लेबर की कॉस्ट पे करनी है बेटा। क्या मैं उसको ये बोलूंगा भाई अभी तो गुड्स नहीं बन रहे तो अभी तुम्हें तनख्वाह नहीं मिलेगी? वो बेटा काम छोड़ के चले जाएगा फौरन। जिनका ताल्लुक डायरेक्ट प्रोडक्शन से ना हो वो सारी क्या होंगी बेटा? फिक्स कॉस्ट, ओवरहेड या इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, आओ बेटा जरा इसका छोटा सा एक ग्राफ भी देख लेते हैं हाथ के हाथ। आए कैसा बनता है बेटा फिक्स कॉस्ट का ग्राफ? आप सब पढ़ के आए हो बेटा, और आप लोगों ने एएस में भी पढ़ा है बेटा, ब्रेक इवन एएस में है, आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा फिक्स कॉस्ट। आए सर, सर हमेशा मेरे, सुनना बेटा, हमेशा मेरे एक्स एक्सिस पे यूनिट्स आते हैं बेटा, और हमेशा मेरे वाई एक्सिस पे आते हैं कॉस्ट्स। सर हमने अभी क्या पढ़ा बेटा? लेट सपोज मेरा रेंट है 5,000 बेटा, मेरा रेंट है बेटा $5,000। सुनना बेटा,
सर चाहे मैं 1 यूनिट बनाऊं, मुझे रेंट 5,000 देना है, चाहे मैं 2 यूनिट्स बनाऊं, मुझे रेंट 5 देना है, 3 4 जितने भी यूनिट्स बनाऊं बेटा, मेरी फिक्स कॉस्ट क्या होगी बेटा, सेम होगी। तो कर्व कैसा बनेगा बेटा इसका, ऐसा कर्व बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन। खुद देखो बेटा, खुद देखो, खुद देखो। 1 यूनिट बना रहा हूं तब भी 5,000 दूंगा, 2 यूनिट बना रहा हूं तब भी 5,000 दूंगा, सर 12 यूनिट्स बना रहा हूं तब भी 5,000 दूंगा। यानी सर चाहे यूनिट्स बढ़ाऊं या ना बढ़ाऊं, मेरी फिक्स कॉस्ट क्या होगी बेटा, सेम होगी। इसकी को उधर कॉपी पेस्ट कर लेते तो ज्यादा अच्छा व्यू आ जाएगा। कॉस्ट पढ़ने जा रहे हैं बेटा, वेरिएबल कॉस्ट। इसको मैं डायरेक्ट कॉस्ट भी बोलता हूँ बेटा, इसको मैं प्राइम कॉस्ट भी बोलता हूँ, 3 नाम है बेटा इसके। इट इज अ कॉस्ट विच वैरीज का मतलब बेटा चेंजेस with the number of units produced or sold। सर मेरी वेरिएबल कॉस्ट हमेशा चेंज होगी, मेरी वेरिएबल कॉस्ट हमेशा चेंज होगी बेटा विद द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड और सोल्ड। सर मैं यूनिट्स कम बनाऊंगा, मेरी वेरिएबल कॉस्ट कम आएगी, मैं यूनिट्स ज्यादा बनाऊंगा, मेरी वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा आएगी। एग्जांपल क्या है बेटा, सुनिएगा इधर। सर एग्जांपल क्या है, देखना। सर एग्जांपल है मटेरियल बेटा। मैं अगर एक चेयर बना रहा हूं बेटा, सुनना, मैं अगर एक चेयर बना रहा हूं बेटा, और एक चेयर बनाने में मुझे, एक चेयर बनाने में बेटा मुझे ये लकड़ी क्या किलो के भाव मिलती है, किस हिसाब से मिलती है लकड़ी, लकड़ी शायद किलो के, नहीं किलो के भाव तो नहीं मिलती। खैर एनीवेज, सर लेट्स सपोज 2 किलो की लकड़ी लगती है, 2 किलो की लकड़ी लगती है यार एक चेयर बनाने के लिए। तो एक चेयर बनाऊंगा तो 2 किलो की लकड़ी लगी बेटा। सर 2 चेयर्स बनाऊंगा तो 4 किलो की लकड़ी लगी। सर 10 चेयर्स बनाऊंगा तो 20 किलो चाहिए मुझे लकड़ी। तो बेटा जैसे जैसे यूनिट्स बनाऊंगा मेरी कॉस्ट क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। सर लेबर को पर यूनिट रेट पे अगर मैं रख रहा हूं बेटा, पीस रेट पे रख रहा हूं, पढ़ा है ना बिजनेस स्टडीज में पीस रेट। सर 1 यूनिट लेबर बनाएगा उसको पैसे दूंगा, आर्ली रेट भी दे सकता हूं, पीस रेट भी दे सकता हूं। तो बेटा जितने ज्यादा यूनिट्स वो बनाएगा उतने ज्यादा लेबर को पैसे दूंगा, या जितने ज्यादा आवर्स मेरा लेबर काम करेगा उतने ज्यादा पैसे दूंगा बेटा इसको। तो ये क्या है बेटा, ये वो कॉस्ट है जो वैरी करेगी विद द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड और सोल्ड। हाँ इधर इसका कर्व देखते हैं बेटा। तो अब देखना बेटा जरा, ये क्या हुआ, अच्छा हाथ लग गया। तो अब बेटा देखना जरा, सर मेरे, सुनना बेटा, सर मेरे एक्स एक्सिस पे हमेशा क्या आएंगे बेटा, यूनिट्स। सर मेरे वाई एक्सिस पे हमेशा क्या आएंगे बेटा, कॉस्ट्स। अब बेटा देखना, सर मैं 1 यूनिट बनाता हूं, सर सुनिएगा, मैं 1 यूनिट बनाता हूं 10 की कॉस्ट आती है, 2 यूनिट बनाता हूं 20 की कॉस्ट आती है, 3 यूनिट बनाता हूं 30 की कॉस्ट, 40 50। देखिएगा बेटा, सर 1 यूनिट बनाता हूं, 2 3 4 5 बेटा, हर यूनिट पे मेरी कॉस्ट क्या हो रही है बेटा, 10 रुपए बढ़ रही है। देखिए 1 पे 10 डाला, 2 पे 20, 3 पे 30 बेटा, 4 पे 40, 5 पे 50। सर इस तरह का कर्व बनेगा बेटा, इस तरह का स्ट्रेट कर्व बनेगा बेटा, इसको क्या बोलूंगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सर सुनिएगा, सर यूनिट जीरो है, कॉस्ट भी जीरो है। जब एक भी चेयर नहीं बनाई तो लकड़ी भी नहीं लगी ना, लेबर ने पैसे मांगे। जैसे ही 1 यूनिट बनाया, लेबर बोल रहे लाओ 10 रुपए मेरे। दूसरा यूनिट बनाया, लेबर बोलेगा लाओ और 10 रुपए। इस तरह बेटा जैसे जैसे यूनिट बढ़ाता रहूंगा, जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ेंगे सर मेरी कॉस्ट क्या होगी, बढ़ेगी। सर एक सवाल है। अगर इसकी मैं की बनाऊं बेटा, जिस तरह मैंने फिक्स कॉस्ट की बनाई थी, तो सर इसकी की कैसे बनेगी, देखिएगा। सर यूनिट्स बढ़ेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। यूनिट्स कम होंगे, वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी सर, कम होगी। सर यूनिट जीरो होंगे, वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, जीरो होगी। क्या ये सबको क्लियर है बेटा, क्या ये सबको क्लियर है बेटा, जल्दी से मुझे बताओ। चले बेटा तीसरी कॉस्ट पढ़ते हैं बेटा, जिसको मैं कहता हूं बेटा टोटल कॉस्ट। ये क्या है बेटा, आप सुनना।
Sir, it is the sum of total fixed cost प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सर टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जब सम करता हूं बेटा तो मेरे पास क्या आता है बेटा, टोटल कॉस्ट। सर ये सम है किसका, फिक्स्ड का और वेरिएबल का। जैसे सर मेरी फिक्स कॉस्ट यहाँ कितनी थी, देखो 5000 थी बेटा, मेरी फिक्स कॉस्ट यहाँ 5000 थी। देखिएगा लेट सपोज मेरी वेरिएबल कॉस्ट टोटल आई है 10,000 बेटा, तो मेरी टोटल कॉस्ट कितनी होगी दोस्त, 5 + 10, 15,000 में बेटा यूनिट्स बन रहे हैं। टोटल कॉस्ट का मतलब वेरिएबल प्लस फिक्स्ड। आए जरा इसका कर्व देखते हैं बेटा। सर यहाँ पे आ जाएंगे यूनिट्स। अब बेटा देखो इसके ना 2 से 3 तरह के ग्राफ्स बन सकते हैं। सर ये यूनिट्स, सर ये कॉस्ट। सर इसके 2-3 तरह से ग्राफ बन सकते हैं। सर पहला तो ये देख लें, मैंने फिक्स कॉस्ट बना दी बेटा, ये मेरी टोटल फिक्स कॉस्ट है बेटा। सर दूसरा मैंने बना दी बेटा वेरिएबल कॉस्ट, देखिएगा ये मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है बेटा। इस तरह शो कर सकता हूं पहले तो कि इन दोनों का सम जो है बेटा वो क्या है बेटा, मेरी टोटल कॉस्ट। अच्छा कुछ कुछ इस तरह प्रेजेंटेशन दिखाते हैं यार कि टोटल कॉस्ट की लाइन बनाते हैं बेटा। वो टोटल कॉस्ट की लाइन कैसे बनाते हैं मैं आपको बता देता हूँ। सर इस तरह की बनाते हैं, देखें ये मेरी फिक्स कॉस्ट है बेटा और यहां से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो कॉस्ट आती है ना बेटा, ये डायरेक्ट टोटल कॉस्ट आती है। यहाँ से क्यों स्टार्ट करता हूँ बेटा, 5,000 मेरी ये कॉस्ट थी और सर वेरिएबल कॉस्ट 10,000 आई है, तो मैं 15,000 पे मार्क लगाऊंगा बेटा। तो 2-3 तरीके हैं बेटा। जब मैं मैन्युफैक्चरिंग के सवाल की बात करता हूँ ना बेटा, सबसे बड़ा चैलेंज जो बच्चे को फेस होता है बेटा वो यही होता है कि वो डिफरेंशिएट नहीं कर सकता फिक्स कॉस्ट में और वेरिएबल कॉस्ट में। और बेटा देखो आपका जब मैं मैन्युफैक्चरिंग का फॉर्मेट बनाऊंगा ना बेटा, तो फिक्स कॉस्ट अलग जगह रिकॉर्ड होती है, वेरिएबल कॉस्ट अलग से रिकॉर्ड होती है। तो बच्चे क्या करते हैं, कुछ वेरिएबल कॉस्ट होती है जिनको वो फिक्स बना देते हैं, कुछ फिक्स होती है जिनको वो वेरिएबल बना देते हैं। अल्टीमेटली मेरी गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका एग्जामिनर आपके क्लासिफिकेशन के मार्क्स काट देगा बेटा। अगर आपने वेरिएबल को फिक्स बना दिया बेटा, मैन्युफैक्चरिंग में फिक्स दिखा दिया, तो क्लासिफिकेशन गलत हो गई। कॉस्ट पे तो कोई फर्क नहीं आएगा, कॉस्ट की वैल्यू तो सेम है बेटा, लेकिन क्लासिफिकेशन की वजह से वो आपके मार्क्स काटेगा। अब मार्क्स कैसे बचाने ये सुने, मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बता रहा हूं बेटा, किस तरह इनडायरेक्ट को पकड़ना है, किस तरह डायरेक्ट को पकड़ना है। सर कुछ एग्जांपल से बात करते हैं, देखिएगा। सर सुनिएगा, सर अगर आपका एग्जामिनर बेटा सुनना, अगर आपका एग्जामिनर बेटा एक तो सुनना रॉयल्टी बोल दे बेटा, सर रॉयल्टी इज अ डायरेक्ट कॉस्ट। बताता हूँ रॉयल्टी क्या होता है, बिजनेस में पढ़ा है बेटा। पेटेंट इज अ डायरेक्ट कॉस्ट। सर कॉपीराइट इज अ डायरेक्ट कॉस्ट। बेटा पेटेंट क्या है, आओ बताता हूँ। सर ये जितनी भी मैकडोनल्ड्स की आउटलेट्स खुली हुई है बेटा, ये सब किस पे है बेटा, ये सब रॉयल्टी देते हैं बेटा फ्रेंचाइजर को, जो ओरिजिनल मैकडोनल्ड्स का ओनर है बेटा। वो क्या कर रहा है, वो फ्रेंचाइजेस बांटता है। भाई जिसको मैकडोनल्ड्स की ब्रांच खोलनी है मुझे रॉयल्टी दो हर साल की, मैं तुम्हें जगह भी दूंगा, मैं तुम्हें अपनी रेसिपी भी दूंगा, मैं तुम्हें पूरा सेटअप करके दूंगा। तो बेटा खुद सोचो, रॉयल्टी डायरेक्ट कॉस्ट ही होगी ना। अगर मैं रॉयल्टी पे ना करूं तो मेरे पास से मैकडोनल्ड्स का नाम चला जाएगा सर, तो मुझसे कौन आके लेगा, कोई भी मुझसे बर्गर नहीं लेगा। तो रॉयल्टी इज अ डायरेक्ट कॉस्ट। पेटेंट क्या है बेटा, सुनना, पेटेंट इज अ रिस्ट्रिक्शन बेटा। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल आईफोन की एग्जांपल है बेटा। जब आईफोन बेटा नया नया मार्केट में आया था ना 2G, पता नहीं आप लोग उस वक्त इतने फोन से फेमिलियर थे या नहीं थे, पैदा तो सब हो ही चुके थे ऑब्वियसली, इतना बड़ा मैं नहीं हूं। खैर सुने आगे, पेटेंट की बात सुने बेटा। पेटेंट क्या है सर, सर जब आईफोन आया था ना, सुनना उसने किया पता है क्या था। मैं यहाँ से थोड़ा सा एक छोटा सा सिनेरियो बनाता हूँ बेटा। आईफोन वाज द फर्स्ट फोन टू ब्रिंग थंब टच। वो टच का पहला फोन था बेटा जो थंब टच लाया था, आपका टच थंब से चलता था।
अब बेटा जो इनोवेशन लाता है ना बेटा, खुद सोचो, जो इनोवेशन लाता है ना बेटा, उसका ये हक है यार कि वो कुछ टाइम तक प्रॉफिट्स अकेले कमाए। तो वो पता है क्या करते हैं, जो इनोवेशन लाता है ना, वो ये रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कंपेटिटर्स पे बेटा, कि भाई देखो तुम मेरा डिजाइन या मेरा आइडिया कुछ सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स तक कॉपी नहीं कर सकते। सर इससे फायदा क्या होगा बेटा? इससे फायदा ये होगा कि आईफोन ने इतनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके थंब टच निकाला। अब क्यों मोबाइल तो दो महीने में क्यों मोबाइल टच निकाल लेगा? तो कोई आईफोन क्यों ले? गरीब आदमी तो आईफोन नहीं ले सकता ना बेटा, जितनी भी अपर क्लास है वो आईफोन लेगी। अगर मैं ये रिस्ट्रिक्शन ना लगाऊं बेटा, तो अगले दिन ही कंपेटिटर सैमसंग, नोकिया, ये सब टच फोन निकाल लेंगे। मेरा महंगा फोन कौन खरीदेगा जब सस्ते ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं? इसीलिए जो कंपनी इनोवेशन लाती है बेटा, वो ये रिस्ट्रिक्शन लगाती है कि कुछ टाइम तक मेरे फोन्स कॉपी नहीं होंगे। बेटा फिर भी सैमसंग और नोकिया ने बनाए थे टच फोन। आपको अगर याद हो, एक एक्सप्रेस म्यूजिक फोन आता था इतना बड़ा 5270, अगर किसी ने देखा हो, जिसके पीछे स्टिक भी होती थी बेटा। बेटा वो फोन निकाला था नोकिया ने 1 महीने बाद। लेकिन बेटा नोकिया ने ना वो नेल टच निकाला था। आप अगर कभी भी आपका हो यूज करने का, वो कभी भी थंब से नहीं चलता था, वो आपके नेल से चलता था बेटा। तो बेटा आईफोन ने रिस्ट्रिक्शन किस पे लगाई थी? भाई टच फोन तो निकाल सकते हो लेकिन थंब टच नहीं निकाल सकते। तो कुछ सालों तक, कुछ आई थिंक कुछ महीने थे या कुछ साल थे बेटा, टच फोन आया तो था लेकिन वो बाकी लोगों का टच फोन नेल से चलता था बेटा। क्या ये सबको क्लियर एग्जांपल है? कॉपीराइट्स की सबसे परफेक्ट एग्जांपल बीबी की वाइन्स है। देखिए किसी ने बीबी की वाइन्स? पता है क्या हुआ था एक दफा बीबी की वाइन्स में? बीबी की वाइन्स ने अपनी एक वीडियो में बेटा, फेसबुक पे वीडियोस आती है बेटा इसकी, उसने ना अपनी वीडियो में एक दफा वो ताहिर शाह का एंजल गाना नहीं था बेटा, वो गाने की क्लिप यूज की थी। ताहिर शाह ने केस कर दिया था उस पर बेटा। क्यों? उस गाने का कॉपीराइट किसके पास है बेटा? ताहिर शाह के पास। उसकी परमिशन के बगैर यूज नहीं कर सकते। सर ये जो ताजदारे हरम जो आप सुनते हैं आतिफ असलम का, ये नुसरत फतेह अली खान साहब का था, उनका ओरिजिनल ट्रैक था। जब ये आतिफ असलम और कोक स्टूडियो ने गाया है ना बेटा, तो उनसे कॉपीराइट लेके गाया है, परमिशन लेके, एक पैसे पे किए हैं परमिशन के कि भाई हम आपका गाना यूज कर रहे हैं, और फिर वो गाना यूज किया इन्होंने। अगर ऐसे बिना परमिशन लिए यूज करेंगे बेटा, तो सामने वाली पार्टी केस कर देगी बेटा। तो कॉपीराइट्स क्या है सर? अ परमिशन टू कॉपी एन आइडिया और समथिंग। ये एक परमिशन है बेटा, जो कि हम लेते हैं उस बंदे से कि यार देखो हम तुम्हारा नाम यूज करेंगे, और जो है तुम हम पे केस वेस नहीं करना, हम तुम्हें पैसे देंगे बेटा। ये तीसरी एग्जांपल है बेटा डायरेक्ट कॉस्ट की। सर और जनरल डायरेक्ट कॉस्ट होंगी बेटा, कौन सी सर? देखिएगा सर, और कॉस्ट कौन सी हो सकती है सर? और कॉस्ट हो सकती है आपकी सर मैन्युफैक्चरिंग या फैक्ट्री वेजेस। अब बेटा आपका एग्जामिनर जो है ना इतना तेज है, कभी भी बच्चे को बताता नहीं है यार कि ये फैक्ट्री की वेजेस डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। सुनना, आपका एग्जामिनर बेटा कभी भी बताता नहीं है, सिर्फ लिख देता है फैक्ट्री वेजेस या मैन्युफैक्चरिंग वेजेस लिख देगा। बेटा आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी तो हो सकती है। अगर फैक्ट्री वेजेस लिखा हुआ है बेटा, तो फैक्ट्री के बाद बाहर गार्ड भी तो बैठा हुआ है, तो उसकी भी तो वेजेस शामिल हो सकती है बेटा इसमें। हमेशा याद रखना बेटा, जब भी एग्जामिनर मैन्युफैक्चरिंग या फैक्ट्री वेजेस लिखे या प्रोडक्शन वेजेस लिखे और ये ना बताए कि डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, तो मैं हमेशा उसको किस में लूंगा बेटा? मैं हमेशा उसको डायरेक्ट कॉस्ट में लूंगा, ये याद रखिएगा। जब भी एग्जामिनर वेजेस दे और स्पेसिफाई ना करे बेटा। सर क्या रीजन है? बेटा बेटा देखो, मैं क्यों इसको डायरेक्ट में शामिल कर रहा हूं बेटा, आपको पूरे सवाल में एक ही फैक्ट्री के नाम से वेजेस दी हुई है 1,10,000, ठीक है, और आपको कुछ बताया भी नहीं है, सिर्फ ये लाइन लिख के भाग गया एग्जामिनर। अब अगर मैं इसको इनडायरेक्ट में लूंगा, इसका मतलब सर मेरी फैक्ट्री में तो कुछ बन ही नहीं रहा। तुम इसको इनडायरेक्ट अगर 2 मिनट के लिए अज्यूम करके देखो, अगर तुम इसको इनडायरेक्ट लो, इसका मतलब क्या है सर? आपने तो लेबर ही नहीं हायर किए, तो क्या गुड्स जादू से बन रहे हैं क्या? लेबर ही बनाएगा ना भाई गुड्स। जब गुड्स प्रोडक्ट, जब फैक्ट्री का मतलब ही क्या है? गुड्स प्रोड्यूस होना। जब फैक्ट्री में गुड्स प्रोड्यूस हो रहे होंगे बेटा, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ये फैक्ट्री कोई डायरेक्ट वेज हो ही ना? कोई और वेज दी नहीं है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता बेटा कोई डायरेक्ट वेज ना हो। अगर आप इसको इनडायरेक्ट अज्यूम करो, मतलब आपकी फैक्ट्री में कोई गुड्स बन ही नहीं रहे यार। तभी आपका एग्जामिनर क्या अज्यूम करता है बेटा कि अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग वेजेस या फैक्ट्री वेजेस लिख के दे रहा हूं तो वो डायरेक्ट कॉस्ट होगी, अनटिल अनलेस स्पेसिफाइड। अगर तो स्पेसिफाई कर दिया, बोल देगा डायरेक्ट वेजेस या इनडायरेक्ट वेजेस, तो फड्डा ही खत्म। बात क्या हो रही है कि अगर स्पेसिफाई ना करे, तो मैं हमेशा इसको क्या अज्यूम करूंगा बेटा? डायरेक्ट कॉस्ट। क्योंकि बेटा मैन्युफैक्चरिंग में हो ही क्या रहा है? मैन्युफैक्चरिंग का चैप्टर में पढ़ा ही क्या है? सर हम बनाएंगे, तो बेटा बनाने के लिए लेबर तो रखोगे ना, तो अगर वो यूनिट्स बनाएंगे बेटा, तो उनकी कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट होगी ना दोस्त। सर इसके अलावा और क्या डायरेक्ट कॉस्ट हो सकती है? सर
एनी कॉस्ट विद द वर्ड डायरेक्ट। बेटा एग्जामिनर आपको कोई भी कॉस्ट लिख के दे दे और साथ में डायरेक्ट का वर्ड लिख के दे दे स्पेसिफिकली। सर जैसे बोले डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सर डायरेक्ट मटेरियल, सर डायरेक्ट लेबर, ये सारी कौन सी है बेटा? जिसके साथ वर्ड डायरेक्ट का आ जाएगा बेटा वो भी मेरी डायरेक्ट कॉस्ट होगी। बेटा अभी देखो मैंने बेस्ड ऑन द पास्ट पेपर ट्रेंड के बेसिस पे आपको ये एग्जांपल्स बताई हैं। देखो और एग्जांपल्स भी हो सकती हैं, ठीक है। इनके अलावा जैसे डायरेक्ट में और बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। अच्छा इनडायरेक्ट क्या होगी बेटा? देखो जरा, सर रेंट, सर इनडायरेक्ट कॉस्ट है। सर इंश्योरेंस, सर इनडायरेक्ट कॉस्ट है। सर सैलरीज इनडायरेक्ट कॉस्ट है। बेटा ये सैलरीज जो है वो ऑब्वियसली ये वाली नहीं होंगी, ये वाली वेजेस नहीं होंगी, मैन्युफैक्चरिंग की वेजेस नहीं होंगी बेटा, ये हटा ही दो उसको। अच्छा एक चीज मुझे बताओ बेटा, सबके सब एक चीज मुझे बता दो भाई, सुपरवाइजर की सैलरीज कहां डालूंगा? सुपरवाइजर की सैलरीज डायरेक्ट में डालूं या इनडायरेक्ट में डालूं? बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा। सुपरवाइजर सैलरी इनडायरेक्ट होगी, रीजन सुनो, रीजन सुनो, सुपरवाइजर सैलरी क्यों इनडायरेक्ट होगी, सुनिएगा रीजन। मुझे एक बात बता दो बेटा, सुपरवाइजर का काम क्या होता है? हाँ भाई, सुपरवाइजर का काम क्या होता है? क्या गुड्स बनाना काम होता है? नहीं सर, सुपरवाइजर का बिल्कुल काम नहीं। गुड्स बनाना नहीं है। जब गुड्स बन जाएंगे उनकी क्वालिटी को सुपरवाइज करना है। बिल्कुल अगर मैं आज सुपरवाइजर को निकाल दूं अपनी फैक्ट्री से, क्या गुड्स बनना बंद हो जाएंगे? इतना बता दे। नहीं सर। बिल्कुल नहीं। सुपरवाइजर का काम है गुड्स बन जाए उसकी इंस्पेक्शन करना, फिनिश प्रोडक्ट की इंस्पेक्शन करना। मैं अगर आज यस सुपरवाइजर को अपनी फैक्ट्री से निकाल दूंगा तो मेरी फैक्ट्री में प्रोडक्शन बंद नहीं होगी, प्रोडक्शन होती रहेगी, बस इंस्पेक्शन बंद हो जाएगी। यस कॉस्ट है। अच्छा सर आगे हैं सर, डेप्रिसिएशन अगर कोई दे रहा है बेटा, सर इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी, मशीन से ताल्लुक है ना बेटा इसका। सर हीट एंड लाइट दे रहा है, सर इनडायरेक्ट कॉस्ट होंगी। सर ये सारी मेरी क्या होंगी? इनडायरेक्ट कॉस्ट। सर और क्या होगी? एनीथिंग विद द वर्ड इनडायरेक्ट, एनी कॉस्ट विद द वर्ड इनडायरेक्ट सर, विद द वर्ड इनडायरेक्ट या ओवरहेड्स। बेटा इनडायरेक्ट का भी वर्ड यूज करता है बेटा आपकी एग्जांपल में, और ओवरहेड्स का भी वर्ड यूज करता है बेटा आपकी एग्जांपल। चले बेटा अगली चीज, सर थोड़ा सा और आगे जाते हैं। सर सोल ट्रेडर में क्या पढ़ा था? अगर ट्रेडिंग बिजनेस है बेटा तो सर एक ही तरह की इन्वेंट्री होती है, फिनिश गुड्स। बिल्कुल सर जब मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात करता हूं बेटा, यहाँ पे 3 तरह की इन्वेंट्रीज है बेटा, सुनिएगा। यहाँ पे बेटा 3 तरह की इन्वेंट्रीज है, 3 टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज। अच्छा सर कौन सी आए बताता हूँ आपको। यहाँ पे बेटा 3 अलग तरह की इन्वेंट्रीज होती है। सर पहली इन्वेंट्री, सर रॉ मटेरियल। बेटा यहाँ तो गुड्स बना रहा हूं ना, गुड्स बनाने के लिए पहले रॉ मटेरियल तो खरीदना पड़ेगा ना, कोई जमीन से तो नहीं निकलेगा मटेरियल। जैसे अगर मेरी कपड़ों की फैक्ट्री है बेटा, मैं ये शर्ट्स बनाता हूं, मुझे कॉटन चाहिए होगा, कॉटन इज माय रॉ मटेरियल बेटा। ये शर्ट डायरेक्टली जब बन गई तो ये फिनिश प्रोडक्ट है। ट्रेडिंग बिजनेस में क्या होता था, मैं देख लो इधर, देख लो दोबारा इधर, ट्रेडिंग बिजनेस में क्या होता था, मैं डायरेक्ट फिनिश प्रोडक्ट खरीदता था, मैं डायरेक्ट ये यस शर्ट खरीदता था और ये सेल करता था। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में क्या होगा, मैं बनाऊंगा बेटा तो बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए बेटा? रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल क्या है बेटा? आइटम्स रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर द फिनिश प्रोडक्ट। एग्जाम्पल कॉटन बेटा, सर आगे चलते हैं, सर दूसरे पे चलते हैं। सर दूसरा है वर्क इन प्रोग्रेस। दूसरा क्या है बेटा? वर्क इन प्रोग्रेस। सर ये क्या है सुनिएगा, all those items which are not completely manufactured या फिर or are still in the processing stage। सर नाम से ही क्या पता चल रहा है? वर्क इन प्रोग्रेस।
क्या मतलब? उर्दू तर्जुमा क्या है? काम चल रहा है अभी। जैसे कभी किसी रोड पे जाते हो तो वो रोड बंद होता है और लिखा होता है ना वर्क इन प्रोग्रेस, काम जारी है, यहाँ से ना जाए। तो यहाँ भी वर्क इन प्रोग्रेस का क्या मतलब है बेटा? काम जारी है, अभी प्रोडक्ट फिनिश बना नहीं है। एग्जाम्पल, सर शर्ट के लिए जो कॉटन लाया वो रॉ मटेरियल है। अब बेटा शर्ट का डिजाइन काट लिया, ठीक है, शर्ट की आस्तीनें वास्तीनें सब बना दी। शर्ट के दो काम रहते हैं बेटा, ना शर्ट पे मैंने अभी तक बटन डाले हैं बेटा, ना बटनिंग की है शर्ट पे, ना शर्ट को प्रेस करके पैक किया है बेटा। तो ये क्या है बेटा? ये जितनी भी अधूरी शर्ट्स बनी हुई है बेटा, किसी की आस्तीन नहीं लगाई, किसी के बटन नहीं लगाए बेटा, किसी को जो है वो पैक नहीं किया, ये सारी कौन सी इन्वेंट्रीज है बेटा? वर्क इन प्रोग्रेस। वो इन्वेंट्री जो अभी तक कंप्लीटली मैन्युफैक्चर नहीं हुई है, अधूरी है बेटा, काम अधूरा है, आधा काम हुआ हुआ है, या 70% काम हुआ हुआ है, या 50% काम हुआ हुआ है। इन पे काम इस साल नहीं हो सकता, अगले साल होगा। ये वर्क इन प्रोग्रेस क्या है बेटा? सुनना, ये वर्क इन प्रोग्रेस वो इन्वेंट्री है बेटा जो अभी तक कंप्लीटली मैन्युफैक्चर नहीं हुई है। अभी टाइम लगेगा बेटा इसमें, पूरी तरीके से ये पूरी मैन्युफैक्चर नहीं हुई है। क्लियर है बेटा सबको? तो सर ये कौन जी सी इन्वेंट्री है बेटा? सुनना, ये कौन सी इन्वेंट्री है? वो इन्वेंट्री जो कंप्लीटली मैन्युफैक्चर नहीं है, अभी अधूरी है। अच्छा सर, सर तीसरी पे है सर, तीसरा फिनिश्ड। सर ये वही है जो आप हर दफा आप सोल ट्रेडर की बुक से, पार्टनरशिप की बुक से जो इन्वेंट्री उठाते थे बेटा, ये वो फिनिश गुड्स हैं। क्या सर? इन्वेंट्री which is ready to be sold to the final customer. to the trading business.